गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे नायक सीरीज के सेट नंबर 4 को, जो नवीन सर के द्वारा सीरीज करवाई गई थी। उस क्लास का हैंड रिटन नोट्स के रूप में हम रिवीजन करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, तो यहाँ से आप इस क्लास की पीडीएफ को ले सकते हैं। और अगर आपको हमारे ये बनाई गई वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डेली आपको ऐसे ही क्लास मिलते रहे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। चलिए तो देर न करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लोक नृत्य यानी कि फोक डांस। महाराष्ट्र राज्य का फोक डांस का नाम क्या है? धनगरी, गाजा, लावणी, तमाशा, कोली, पोनाडा, नक्शा, लेजिम, गोरी नाचा। तो ये सभी हैं गोरीचा, ललिता। तो ये सभी हैं महाराष्ट्र से संबंधित। और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब की गई थी? महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1960 में की गई थी। 1960 में बॉम्बे स्टेट को गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्यों में बांटा गया था। गुजरात गुजराती भाषा के आधार पर और महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पर बना था। और महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है एकनाथ शिंदे। तो आपको यहाँ पर बताने की लोकसभा की सीट कितनी है और विधानसभा की सीट कितनी है, तो यहाँ पर आपको बताना है ये क्वेश्चन। राजस्थान के महत्वपूर्ण डांस कौन कौन से हैं? तो राजस्थान का महत्वपूर्ण डांस है घूमर नृत्य, जो भील ट्राइब या भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। पंजाब से संबंधित है गिद्दा और जूली। गुजरात से संबंधित है गरबा, टिप्पाणी, डांडिया। और गरबा को हाल ही में 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। वर्तमान में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की संख्या है 15। 14वीं थी दुर्गा पूजा और पहली सन 2008 में बनाई गई थी वैदिक जप को बनाया गया था। और इसमें राजस्थान का कालबेलिया डांस भी शामिल है, जिसको सन 2010 में शामिल किया गया था। कथक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो कथक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कथा से हुई है। तो कथक जो नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस है, और कथकली की उत्पत्ति भी कथा शब्द से हुई है, और इसका मतलब है कथा कहने वाला। तो कथक और कथकली केरल का क्लासिकल डांस है, और केरल के दो क्लासिकल डांस है, मोहिनी अट्टम और कथकली। कथकली में आँखों या बाहों का संचालन किया जाता है, जबकि मोहिनी अट्टम सुंदर स्त्री के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कथक उत्तर भारत का डांस है, जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश और राजस्थान में किया जाता है, और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घराने हैं, जैसे जयपुर घराना। 3 घराने काफ़ी फेमस हैं, तो लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। रायगढ़ भी इससे ही संबंधित है। कथक के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, जिनके पीछे भी महाराज लगा हो, जैसे लच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज इत्यादि, और सितारा देवी, गोपी कृष्ण, रोशन कुमारी। तो इन सभी का संबंध हो जाएगा कथक से। और प्रमुख घरानों के संस्थापक कौन कौन हैं? तो प्रमुख घराने कौन कौन से हैं, जैसे रामपुर घराना, इसके संस्थापक है इनायत हुसैन खान। पटियाला घराना के संस्थापक कौन है? पटियाला घराना के संस्थापक है फतेह अली खान। और इसके महत्वपूर्ण कलाकार कौन से हैं? मियाँ कल्लू इसके महत्वपूर्ण कलाकार हैं। आगरा घराना के संस्थापक कौन है? सुजान खान है। ग्वालियर घराने के संस्थापक है हस्सू खान। और सबसे पुराना ख्याल घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना। और इसी से संबंधित है तानसेन, नत्थू खान और हद्दू खान। वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? तो प्रमुख वाद्य यंत्र जैसे सरोद, और सरोद से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन है? तो इससे संबंधित है अमजद अली खान, और इनके 2 पुत्र हैं अमान अली खान और अयान अली खान, जिनको 2014 के नोबेल में बुलाया गया था। और अन्य कलाकार हैं सरोद से संबंधित अली अकबर खान, दौलत खान और अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान की बेटी का नाम है अन्नपूर्णा देवी, और सुखा और इमरत खान। तो ये सभी संबंधित है सरोद से। संतूर से संबंधित कौन कौन है? संतूर से संबंधित है सतीश व्यास,
अभय सोपोरी, रुस्तम सोपोरी, और रुस्तम सोपोरी का संबंध है सूफियाना घराने से, और इसी से संबंधित है पंडित शिव कुमार शर्मा। भजन सोपोरी इत्यादि इसी से संबंधित है। उत्सव चावल या पोल कूट उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो जहाँ पर भी कूट आएगा तो मैक्सिमम फेस्टिवल मिजोरम से ही संबंधित होंगे, और इससे संबंधित है कि चापचार कूट फेस्टिवल, मीम कूट, सुआदो कूट और भाल तवांग कूट। और चापचार कूट को ही बैम्बू डांस कहा जाता है और इसी को चिरऊ डांस कहते हैं। और ये थैंक्स गिविंग के लिए मनाया जाता है मिजोरम में। स्ट्रॉबेरी उत्सव ये भी मनाया जाता है मिजोरम में। और फसल वाल उत्सव ये भी मिजोरम राज्य में ही मनाया जाता है। केरल राज्य के महत्वपूर्ण त्यौहार कौन कौन से हैं? तो केरल का है ओणम। ओणम त्यौहार 10 दिन का त्यौहार है, और इसका पहले दिन को किस नाम से जाना जाता है और 10वें दिन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये दोनों आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। और गुजरात का नववर्ष कहलाता है उत्तरायण, और केरल का नववर्ष कहलाता है विशु। हिमाचल प्रदेश में होता है लावी डांस, लावी फेस्टिवल होता है। आधुनिक ओलंपिक के खेल, आधुनिक ओलंपिक के खेल कब शुरू हुए थे? तो ये 1896 में एथेंस में शुरू हुए थे, और ये 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चले थे। 6 अप्रैल को शुरू हुए थे, इसलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और इसको मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 29 अगस्त को, और इनका जन्म प्रयागराज या इलाहाबाद में हुआ था। और अभी हाल ही में यूएनओ के द्वारा 2024 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे किस दिन को मनाए जाने की घोषणा की गई है, और ये भी बताना आपको कमेंट बॉक्स में। दूसरा ओलंपिक गेम कब हुआ था? 1900 में हुआ था, और ये फ्रांस में हुआ था, और पहली बार इसमें महिलाओं के द्वारा भाग लिया गया था, और भारत ने भी इसी ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था। और प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? तो ये 776 ईसा पूर्व में शुरू हुए थे, और ये 394 ईसा पूर्व में बंद हो गए थे। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 में। अब तक 3 बार इनको रद्द किया जा चुका है। कब कब रद्द किया गया है? तो 1940 और 44 और 1916। तो 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के कारण, और 1940 और 44 में द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण इनको रद्द किया गया था। और तीसरे ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए? सेंट लुइस अमेरिका में हुए। और ओलंपिक खेलों का जन्मदाता जॉन पियरे डी कोबर्टिन को माना जाता है, जो फ्रांस के रहने वाले थे। ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस वॉक, और इस समिति की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। इसलिए 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1948 में हुई थी। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंकिंग कितनी थी? भारत की रैंक थी 48, और इसमें भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और 2024 पेरिस ओलंपिक, 2024 में पेरिस ओलंपिक कहाँ पर हुए हैं? पेरिस फ्रांस में। 2028 के ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। 2032 के ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, और 2036 में भारत में होने की संभावना है। और 2024 के ओलंपिक ख़त्म हो चुके हैं, तो इसमें भारत ने 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। और भारत ने पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल दिलाया है मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में। दूसरा मेडल ये भी ब्रॉन्ज है, जो जिताया है मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में। और तीसरा ब्रॉन्ज मेडल स्वप्निल कोसाले, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जिताया है। और चौथा ब्रॉन्ज मेडल हॉकी टीम के द्वारा जीता गया है। तो आपको बताना है कि हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर यह मेडल जीता। और पांचवा और लास्ट ब्रॉन्ज मेडल जीता है अमन सहरावत के द्वारा 57 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने जीता है, और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। और विनेश फोगाट है, इनको 50 किलोग्राम कैटेगरी में 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से बाहर कर दिया गया था। और पेरिस ओलंपिक में भारत की रैंक आई है 71वीं रैंक। और टॉप पर पहले रैंक पर कौन रहा है? पहले रैंक पर रहा है अमेरिका 40 गोल्ड के साथ, और भारत का एक भी गोल्ड नहीं आया है।
और भारत ने एक सिल्वर मेडल जीता है जो नीरज चोपड़ा भाला फेंक में जीता है। और नीरज चोपड़ा को किसने हराया था? अरशद नदीम के द्वारा, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। तो पाकिस्तान के अरशद नदीम को इस भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता और पाकिस्तान की रैंक इसमें है 62 और भारत की रैंक है 71। तो ये सभी क्वेश्चन हमको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। स्पोर्ट्स अब हम देखेंगे खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ी, जैसे वाटर पोलो, नेटबॉल, कबड्डी इत्यादि में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं। और पुरुष कबड्डी के खेल के मैदान की सीमाएं कितनी होती हैं? 13 × 10 मीटर, 13 × 10 मीटर होती हैं। और फीमेल के लिए 12 × 8 मीटर होती है। 12 मीटर इसमें चौड़ाई, 12 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई होती है। मैच की अवधि कितनी होती है? मेंस के लिए मैच की अवधि होती है 40 मिनट, जिसमें 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं और दोनों के बीच 5 मिनट का ब्रेक होता है। और विमेन के लिए मैच होते हैं, पुरुष कबड्डी के लिए, महिला कबड्डी के लिए 30 मिनट का मैच होता है, जो 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं और इसमें 5 मिनट का ब्रेक होता है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब की गई थी? 2014 से शुरुआत की गई थी और 2023 में 10वें संस्करण का विजेता बना था पुनेरी पल्टन। और 11वें संस्करण का आयोजन अभी हाल ही में अक्टूबर 2024 में होने वाला है। वनडे इंटरनेशनल पहली बार कब हुआ था? 1974 में हुआ था। और इसमें इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था। और पहली बार ओडीआई वनडे इंटरनेशनल हुआ था और इसके कप्तान कौन थे? अजीत वाडेकर इसके कप्तान थे। पहला टेस्ट मैच कब हुआ था? 1932 में हुआ था और इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था और इसमें कप्तान कौन थे? CK नायडू थे। और पहला T20 वर्ल्ड कप 2006 में वीरेंद्र सहवाग के नेतृत्व में जीता गया था। और पहला पिंक टेस्ट बॉल ये 2019 में हुआ था और विराट कोहली इसमें कप्तान थे। टेस्ट क्रिकेट, स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान कौन थे टेस्ट क्रिकेट में? तो ये थे लाला अमरनाथ। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक। सरोजिनी नायडू की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम कौन सा है? सरोजिनी नायडू। तो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है द ब्रोकन विंग्स, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। और सरोजिनी नायडू काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये स्वतंत्र भारत की किसी भी राज्य की बनने वाली पहली महिला राज्यपाल थी और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। इन्होंने 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा की थी साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान पर, 78 अनुयायियों में ये भी शामिल थे। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट महिला है और ये संविधान सभा में भी शामिल महिला थी। और इनके जन्म दिवस पर यानी कि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है 8 मार्च को और 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। खुशवंत सिंह की महत्वपूर्ण पुस्तक द सनसेट क्लब, ट्रेन टू पाकिस्तान विभाजन पर आधारित बुक है। शशि थरूर की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या क्या है? द ग्रेट इंडियन नॉवल, महाभारत पर आधारित है। पैक्स इंडिका, वाई आई एम हिंदू, शो बिजनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस। और कुलदीप नैयर की पुस्तक है इंडिया आफ्टर नेहरू। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी है? शशि थरूर की। और एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये है VS नायपॉल की पुस्तक। अम्बेडकर अ लाइफ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है शशि थरूर की। राइट अ लव स्टोरी और बुकलेस इन बगदाद। तो ये सभी पुस्तकें शशि थरूर की। और शशि थरूर केरल राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। अब हम देखेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन। पॉलिटी भाग, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भागों को हम देखेंगे। भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 में। और मौलिक अधिकार, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7 लेकिन वर्तमान में है 6 मौलिक कर्तव्य। और एक मौलिक कर्तव्य था जो संपत्ति का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 में था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। अब वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बनकर रह गया है। तो वर्तमान में है 6 मौलिक अधिकार। और ये कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार,
19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 अल्पसंख्यक और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। और इस अनुच्छेद के तहत ही सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो। और हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 6 रिट को जारी कर सकता है। भाग 4 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य नीति के निर्देशक तत्व आयरलैंड से ले गए हैं। 36 से 51 अनुच्छेद में इनका वर्णन है भाग 4 में। भाग 4A इसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है जिनको 51A अनुच्छेद में जोड़ा गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 0, लेकिन इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा रूस या यूएसएसआर सोवियत संघ के उसमें ग्रहण किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और इस समिति में 12 सदस्य थे और जिन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था, लेकिन वर्तमान में 88वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा। और इसमें किसका वर्णन किया गया? इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना उनके माता पिता को कर्तव्य है, ऐसा इसमें कहा गया है। भाग 2 इसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 5 से 11 में इसका वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, किन किन तरीकों से भारत की नागरिकता को प्राप्त सकते हैं। और भारत में एकल नागरिकता ग्रहण की गई है और एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन के संविधान के लिए। भाग 1 में संघ और इसका राज्यत्व को लेकर गया अनुच्छेद 1 से 4 में। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? इंडिया दैट इज भारत होगा। अनुच्छेद 2 में क्या बाहर है, जैसे नाम इत्यादि में परिवर्तन करना हो तो अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। और अनुच्छेद 4 में कहा गया कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जितने भी परिवर्तन किए जाएंगे उनको संविधान संशोधन हम किसी भी आयोग का गठन कर सकते हैं। और एक आयोग का गठन किया भी गया है जिसका नाम है बीजी खरे आयोग। तो आपको बताना है कि इस आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था। भाग 18 इसमें आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। और आपात उपबंध या आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह प्रावधान हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 3 आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन यदि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, इसका यूज एक बार भी नहीं हुआ है। और अनुच्छेद 352 का यूज 3 बार हुआ है, 1962, 71 और 75 में। और 75 में हुआ था 25 जून 1975 को, और 25 जून को इसलिए 2024 में संविधान हत्या दिवस मनाया गया है। संविधान संशोधन का वर्णन किस भाग में है? भाग 20 अनुच्छेद 368 में, और इसको साउथ अफ्रीका से ग्रहण किया गया था। अनुसूची भारतीय संविधान में कितनी है?
वर्तमान में है 12 अनुसूची, लेकिन मूल संविधान में थी 8 अनुसूची। 9वीं अनुसूची 10वीं 11वीं 12वीं इनको जोड़ा गया था। पहली अनुसूची में किसका वर्णन है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। दूसरी में सैलरी, जो विभिन्न राजनयिक पद होते हैं उनकी सैलरी का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की सैलरी का उल्लेख नहीं किया गया है। शपथ का उल्लेख भी, तो यहाँ पर किसकी शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। और सैलरी का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन बताया गया है। अनुसूची 5 में SC और ST के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 6 इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम यानी कि ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 7 इसमें संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विशेष सूची का उल्लेख मिलता है। और इसमें भाषा का वर्णन किया गया है। वर्तमान में है 22 भाषाएं, लेकिन मूल संविधान में थी 14 भाषाएं और बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई। चलिए तो हम इनको देख लेते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। सबसे पहले जोड़ी गई 15वीं भाषा जो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। फिर 16वीं, 17वीं और 18वीं यानी कि नेपाली इनको जोड़ा गया 17वीं और फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट 7 विषय थे, लेकिन वर्तमान में है 100 विषय। नेक्स्ट है राज्य सूची। राज्य सूची इसमें वो विषय शामिल हैं जिन पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, लेकिन यदि कोई राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित हो जाए तो राज्यसभा के द्वारा उसको राज्य सूची के विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन आमतौर पर राज्य सरकार ही कानून बनाती है। पहले इसमें 66 विषय थे, लेकिन बाद में इसमें 5 विषयों को घटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाए तो केंद्र का कानून मान्य होगा। इसमें मूल समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल थे, लेकिन वर्तमान में है 52 विषय। और इसमें 5 विषय कौन से हैं जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले गए थे? तो यह शिक्षा, जंगल, वाइल्ड एनिमल और पक्षी संरक्षण, बाट और माप, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर सभी कोर्ट का प्रशासन। तो ये सभी विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं। अब हम देखेंगे हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लोथल और रोजदी स्थल ये कहाँ पर है? ये खंबात एरिया में है। देसलपुर और धोलावीरा कच्छ प्रदेश में है और धोलावीरा गुजरात में है, और धोलावीरा को 40वीं हेरिटेज साइट बनाया गया है। और वर्तमान में हेरिटेज साइट की संख्या कितनी है? 43 है। 40वीं कौन सी थी? धोलावीरा जो गुजरात में स्थित है, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। 39वीं कौन सी थी? 39वीं थी रामप्पा मंदिर, इसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं, जो तेलंगाना में है। 41वीं किसको बनाया गया था? 41वीं बनाया गया था शांति निकेतन को, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 42वीं कौन सी थी? होयलेश्वर मंदिर, जो कर्नाटक में स्थित है। और ये 3 मंदिर हैं, चिन्ना स्वामी मंदिर, हॉलीवुड के मंदिर और एक और मंदिर है। तो ये 3 मंदिर इसमें शामिल किए गए हैं। और 43वीं अभी हाल ही में मोइदम बनाई गई है, जो अहोम राजवंश के कब्रिस्तान होते थे, उन कब्रिस्तानों को भी अब यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल कर दिया गया है, और ये असम राज्य से संबंधित है।
नेक्स्ट है पुरुषणी या रावी नदी का पुराना नाम क्या था? तो रावी नदी का पुराना नाम था पुरुषणी और रावी नदी के किनारे पर ही 10 राज्य युद्ध हुआ था और यहाँ पर सुदास ने 10 राजाओं को हराया था, इसलिए इसको कहते हैं 10 राज्य युद्ध। और 10 राज्य युद्ध का वर्णन हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलता है। अब हम देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी और इसलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10 और 10वां मंडल में है पुरुषोक्त, जिसमें पहली बार जाति व्यवस्था का वर्णन मिलता है और जाति व्यवस्था की उत्पत्ति 4 वर्णों से बताई गई है। जाति के 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से हुई है, ऐसा ऋग्वेद में बताया गया है। ऋग्वेद में अष्टक की संख्या है 8, अध्यायों की संख्या है 64, मंत्रों की संख्या 10,562। यदि इनसे ऊपर हमारा 562 के ज़्यादा नज़दीक होगा तो हमारा उत्तर हो जाएगा। सूक्त की संख्या 1028 और ऋग्वेद में ही बताया गया है कि सबसे पहले होता था कई कुल मिलकर एक गण का निर्माण करते थे, तो कई गणों से एक विश्व बनता था, विश्व से एक जन बनता था और कई थे, तो ये थी वहाँ पर समाज की इकाई। तो ये भी हमको ध्यान रखनी है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद था और इसमें प्रार्थनाओं का ज़्यादा उल्लेख मिलता है। और यजुर्वेद से हमें कर्म कांडों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि यज्ञ करते समय हमें कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए, कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, ये सभी वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। सामवेद, इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, तो संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण वेद है सामवेद। अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद माना जाता है और इसमें तंत्र मंत्र, वशीकरण इत्यादि का वर्णन मिलता है। तो सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद और अथर्व ऋषि के द्वारा इसकी रचना की गई थी। वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदांगों की संख्या है 6 और ये हैं शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है और 13 महत्वपूर्ण उपनिषद माने गए हैं। पुराणों की संख्या है 18 और सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो यह है मत्स्य पुराण। अब हम देखेंगे नदी का वर्तमान और पुराना नाम। वर्तमान में है जो सरस्वती नदी है उसका पुराना नाम क्या होता था? तो इसका पुराना नाम होता था घग्गर या हकरा नदी। पुरुषणी, सरस्वती का पुराना नाम सरस्वती था और इसका नवीनतम नाम है घग्गर या हकरा। पुरुषणी, इसको वर्तमान में कहते हैं रावी। सतुद्री, इसको कहते हैं सतलुज। विपाशा, इसको कहते हैं ब्यास। जो वर्तमान में काबुल नदी होता था तो इसका झेलम का होता था विचस्ता और चेनाब का होता था अस्किना। तो ये सभी नाम हमको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब हम देखेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन। रोडा बेटा चोटी किसकी चोटी है? नीलगिरी पर्वत की चोटी है। अन्नामलाई की पहाड़ी। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत कौन सा होता है? प्रायद्वीप का मतलब है वह भाग जिसके 3 क्षेत्र 3 ओर से वह पानी से घिरा हुआ, उसको कहते हैं प्रायद्वीपीय। और प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है? जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है पश्चिमी घाट और यहाँ पर है पूर्वी घाट। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम कौन सा है? अनाईमुड़ी चोटी 2695 मीटर और ये प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की तो है अनाईमुड़ी 2695 मीटर और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदा गदा जो 1690 मीटर है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और दूसरी है महेंद्रगिरी जो 1501 मीटर ऊंची है और ओडिशा राज्य में स्थित है। पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मीजा पुलीमला जिसकी हाइट है 2690 मीटर और ये केरल में इडुक्की जिला में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी हैं? जैसे तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, राजस्थान की है गुरु शिखर,
नागालैंड की है सारामती, माउंट सारामती। मध्य प्रदेश के धूपगढ़ चोटी। बटेश्वर हिल कहाँ पर मिलती है? बिहार में। बिल्लारी हिल ये मिलती है कर्नाटक में। चिन हिल ये मिलती है मणिपुर में। ढोसी ये मिलती है महेंद्रगढ़ हरियाणा में। गडजात हिल्स ये मिलते हैं गुजरात में। मंडव हिल्स ये भी गुजरात में है। और सेवराई हिल्स ये तमिलनाडु राज्य में मिलती हैं। इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डेमम या इन्हीं को येल्लामाला हिल्स कहा जाता है। ये कहाँ पर मिलती है? वेस्टर्न घाट में मिलती हैं। और ये इनका सर्वाधिक भाग केरल राज्य में मिलता है। गारो खासी जयंतिया गारो जनजाति कहाँ पर मिलती है? गारो खासी और जयंतिया जनजाति और इन्हीं के नाम पर पहाड़ी का नाम भी रखा गया। तो ये मेघालय राज्य में मिलती हैं। मिरी ये मिलती हैं अरुणाचल प्रदेश में। कोल्ली मलाई ये मिलती हैं तमिलनाडु में। और डालमा ये मिलती है झारखंड में। और पटकाई हिल्स ये कहाँ पर मिलती हैं? ये भारत को म्यांमार के बॉर्डर बनाती हैं। भारत और म्यांमार के बीच बॉर्डर बनाती हैं पटकाई हिल्स। और मेघालय में कौन कौन सी 3 जनजातियां गारो खासी और जयंतिया हैं? मेघालय में सर्वाधिक वर्षा, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये मौसिनराम जो मेघालय का है। और यहाँ पर 11,872 मिलीमीटर वर्षा होती है। और खासी पहाड़ी में अधिकतम वर्षा होती है। अब हम देखें इकोनॉमिक्स। वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो ये आधार वर्ष है 2011-12। और इसमें नेशनल इनकम होती है जो, उसमें केवल चालू कीमत ही ली जाती है। और CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस से 2015 में आधार वर्ष घोषित किया गया था। तो इसके द्वारा आधार वर्ष को घोषित किया गया था 2015 में, जो 2011-12 है। और इससे पहले आधार वर्ष होता था 2004-5। सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना कब की गई थी? 1867-68 में की गई थी। और यह पहला प्रयास किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और इसमें प्रति व्यक्ति आय कितनी आई थी? 20 रुपये आई थी प्रति व्यक्ति आय। दादा भाई नौरोजी इन्होंने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता 3 बार की थी। और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, या वयोवृद्ध पुरुष इनको कहा जाता है। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में धन के प्रवाह का सिद्धांत या ड्रैग थ्योरी इन्होंने इस पुस्तक में दी थी। नेशनल इनकम की पहली आधिकारिक गणना 1949 में की गई थी PC महालनोबिस के द्वारा। और नेशनल इनकम की पहली वैज्ञानिक गणना कब की गई थी? VKRV राव के द्वारा 1931-32 में प्रयास किया गया था। और राष्ट्रीय आय का योगदान सर्वाधिक किस में है? तो राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र में है। और सेवा क्षेत्र जिसे तृतीयक क्षेत्र या सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। और हमारे यहाँ पर 3 क्षेत्र मिलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो मुख्यतः कृषि से संबंधित होता है, जैसे कृषि, वानिकी, मछली पालन, पशुपालन, जो प्राकृतिक रूप से होता है, ये होता है प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र जहाँ पर उत्पादन किया जाता है, जैसे कार, फूड, कपड़ा, घर इत्यादि बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र जो बैंकिंग सेवा क्षेत्र, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस, फाइनेंस, बैंक, रेलवे इत्यादि जितने भी हमको सेवा प्रदान करते हैं, उन क्षेत्रों में शामिल होते हैं तृतीयक क्षेत्र। और सर्वाधिक व्यक्ति किस क्षेत्र में लगे हुए हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन सर्वाधिक योगदान, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये तृतीयक क्षेत्र का है, जिसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। यदि नेशनल इनकम बढ़ जाती है तो हम यहाँ पर सेवा भी बढ़ जाएगी। और प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र क्या है? सकल राष्ट्रीय आय में यदि टोटल जनसंख्या को भाग दे दिया जाए तो हमारी प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर में कितने तापमान को मापा जाता है? जो चिकित्सा संबंधी होता है थर्मामीटर, इसमें 37 डिग्री से 92 डिग्री सेल्सियस तक तापमान माप सकते हैं। ताप विद्युत युग्म से 200 डिग्री से 800 डिग्री सेल्सियस तक, प्लेटिनम प्रतिरोध से 800 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस तक,
और यदि सर्वाधिक तापमान मापना हो 1500 डिग्री से ज़्यादा का तापमान, तो उसके लिए हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। वेक्टर क्या होती है? वेक्टर होती है सदिश राशि, वह राशि जिसमें हमें दिशा और दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। इनको कहते हैं सदिश राशि, और इनमें हमको ध्यान रखने की जो वह से शुरू होते हैं, जिनमें वह आता है तो वे सदिश राशि होती है, जैसे बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग इत्यादि होती हैं सदिश राशि। द्रव्यमान कैसी राशि है? यह कभी न चेंज होने वाली राशि है और इसको m से डिनोट करते हैं। यदि m यानी कि द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तो स्पेस में भी वह 1 किलोग्राम होगा, चांद पर भी, पृथ्वी पर भी, सभी जगह 1 किलोग्राम ही होगा। लेकिन परिवर्तन किस में आता है? वेट में परिवर्तन आता है। जैसे वेट mg के रूप में, m तो समान होता है और वेट को g से डिनोट किया जाता है। यदि g कम होगा तो m भी वहाँ पर कम होगा। जैसे g अंतरिक्ष में 0 होता है और चंद्रमा पर g पृथ्वी के 1/6 के बराबर होता है। यदि किसी का वजन पृथ्वी पर 6 किलोग्राम है तो चांद पर उसका वजन कितना आएगा? तो वहाँ पर 1 किलोग्राम ही आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर g का मान कम हो जाएगा, वहाँ पर उसका वेट कम हो जाएगा, लेकिन उसका मास द्रव्यमान उतना ही रहेगा। शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? शुष्क बर्फ ठोस CO2 या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ठोस नाइट्रोजन को किससे डिनोट करते हैं? NO2। और ठोस अमोनिया को NH3 से डिनोट किया जाता है। अपर रूप या एलोट्रोप क्या होते हैं? जैसे कार्बन का अपर रूप क्या कहलाता है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेंस कहलाता है। और फुलरेंस की आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति फुटबॉल जैसी होती है। ऑक्सीजन से क्या बनता है? ऑक्सीजन से ओजोन बनती है। ऑक्सीजन के यदि 3 अणुओं को मिला दिया जाए तो ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन परत समतापमंडल में मिलती है और इसे डॉप्सन, इसकी मोटाई को डॉप्सन से मापा जाता है और फोरमैन के द्वारा इसमें एक छिद्र की खोज की गई थी। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए ही 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में एक संरक्षण हुआ था, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसलिए 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नाइट्रोजन क्या है? तो यह एक अपरूप नहीं है। फास्फोरस में रेड, येलो और ब्लैक इत्यादि होते हैं। विटामिन्स और उनके केमिकल नेम। विटामिन्स कौन कौन से होते हैं और उनके रासायनिक नाम क्या क्या हैं? जैसे विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन सी, इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन सी की कमी से सकर्वी रोग या नाभिक रोग हो जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरोल, इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है और बच्चों में रिकेटस और वयस्क में ओस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। विटामिन ई, इसे टोकोफेरोल कहा जाता है और इसकी कमी से महिला में बांझपन रोग हो जाता है। और इसका महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अंकुरित फल, अंकुरित बीज खाने से विटामिन ई की पूर्ति हो जाती है। विटामिन के, इसका वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन और यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है और नेफ्थोक्विनोन भी कहा जाता है। फिलोक्विनोन और नेफ्थोक्विनोन दोनों ही इसके नाम हैं और हड्डियों में कैल्शियम का बॉन्ड यही बनाता है। अब हम देखेंगे करंट अफेयर्स के लास्ट 5 क्वेश्चन, फिर क्लास एंड हो जाएगी। तो तवी महोत्सव अभी हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू में ही एक शहर है तवी, तो वहाँ पर तवी महोत्सव मनाया जाता है और जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति भी शुरू किया गया है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम लागू करने वाला पहला यूटी कौन सा बना है? तो ये बना है जम्मू कश्मीर। और पीएम विश्वकर्मा योजना को कब शुरू किया गया था? 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया था। और 17 सितंबर को ही क्यों? क्योंकि इस दिन विश्वकर्मा जयंती थी और इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जन्मदिन था। तो इस दिन पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू किया गया था और यह योजना शुरू करने वाला पहला यूटी बना है जम्मू कश्मीर। एनटीपीसी के नए निदेशक हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं रविंद्र कुमार। और एनटीपीसी की फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अभी हाल ही में सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं AS राजीव। और नए लोकपाल के अध्यक्ष कौन बने हैं? लोकपाल के अध्यक्ष पहले कौन थे? PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष थे और दूसरे अभी हाल ही में बने हैं अजय माणिक राव।
आयुष्मान भारत योजना, जिसका अब नया नाम हो गया पीएम जन आरोग्य योजना। इसमें 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का रिकॉर्ड अभी हाल ही में किसने दर्ज कर दिया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा दर्ज किया गया है। और आयुष्मान कार्ड के वर्तमान सीईओ कौन है? तो ये है RS शर्मा और इसको लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से। और NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अधीन यह आता है। और वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हम मोदी 3.0 में JP नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे ही इसके वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्लास या पुष्प महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये दिल्ली में मनाया जाता है। और इंटरनेशनल पुष्प महोत्सव 2024 कहाँ पर मनाया गया है? सिक्किम के गंगटोक में मनाया गया है। तो आपको बताना है एक क्वेश्चन जो जिसका आंसर देना है आपको बॉक्स में। तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है और भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है जो मोदी 3.0 में शामिल हुए हैं? तो ये अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस क्लास के PDF के लिए हमारे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आज के लिए इतना ही।